Hello dear students, today I am going to start chapter number 2 of geography, land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. In previous chapter number 1 we discussed about all the natural resources. Now in this chapter we discuss one by one all the natural resources. First of all we have to categorize all the resources, and land, soil, water comes in aquatic resources, and natural vegetation and wildlife comes in biotic living. Biotic and abiotic both resources are important and we have to use judiciously for our living. Let's start land. Land is among the most important natural resources. The most important resource among all the resources is land. Land cover about 30% of total area of अर्थ surface. तो जो टोटल हमारे अर्थ का अर्थ सरफेस है उसमें लैंड कवर कर रहा है 30%. 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ लैंड एरिया. ज़्यादातर जो 90% हमारी जो पॉपुलेशन है वो 30% लैंड एरिया पे रहती है. रिमेनिंग जो 70% जो लैंड है हमारा जो खाली है, या तो आधी स्पेशली है, लेस पॉपुलेटेड है, या अनइनहेबिटेड. अनइनहेबिटेड मीन्स नो वन लिव देयर, जहाँ कोई नहीं रहता. तो ऐसा क्या रीज़न है, मतलब 30% पे तो 90% पॉपुलेशन जाके रह रही है और बाकी का जो 70% जो लैंड है वो लेस पॉपुलेटेड है या अनइनहेबिटेड है. इसके बहुत सारे रीजन्स हैं. जैसे सपोज़ करिए आप अपने ही एरियाज़ में देखते हैं कि हम नॉर्थन प्लेन्स एरिया जो है डेंस पॉपुलेटेड होता है और इंडिया के अंदर जो हमारा जो था डेजर्ट है वो लेस पॉपुलेटेड है. तो ये रीज़न है कि कुछ फिजिकल फैक्टर, क्लाइमेट फैक्टर, ये सब डिपेंड करते हैं. तो अनइवनली जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वेरियस फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट, वाटर, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ये सारे रीजन्स हैं. तो सॉइल फर्टाइल होगी तो लोग वहाँ पर एग्रीकल्चर कर सकते हैं वहाँ पर. तो इस तरीके से जहाँ पर अच्छी फर्टाइल सॉइल होती है वहाँ पर भी हमें हाई पॉपुलेशन मिलती है. नॉर्मली द स्पेशली पॉपुलेटेड और अनइनहेबिटेड एरियाज़ आर बिकॉज ऑफ रज टोपोग्राफी वहाँ की अच्छी नहीं होती है, प्लेन नहीं होती, उबड़ खाबड़ होती है. स्टीप स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स के स्टीप स्लोप्स की वजह से. लो लाइंग एरियाज सस्पेक्टेबल टू वाटर लॉजिंग बिकॉज क्योंकि वाटर वगैरह वहाँ पर फिल हो जाता है, वाटर लॉजिंग, वाटर पानी का जमा होना वहाँ पर, तो जैसे कि फ्लड्स वगैरह आना. ठीक है, तो ऐसे एरियाज़ भी जो हैं वो लेस पॉपुलेटेड मिलेंगे, डेजर्ट एरियाज़ भी और फॉरेस्ट एरियाज़ भी. तो रीज़न्स पता चल गए अब आपको कि क्यों स्पेशली पॉपुलेटेड एरियाज़ के पीछे क्या रीज़न्स हैं. ये सारे रीज़न्स हैं हमारे. नेक्स्ट डेंसली पॉपुलेटेड पे आ जाते हैं. तो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ सबसे पहले तो प्लेन्स होंगे एकदम, वहाँ रिवर वैलीज़ होंगी. ठीक है, पानी की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है और एग्रीकल्चर के लिए भी बेस्ट रहते हैं. तो इसीलिए जो प्लेन एरियाज़ होते हैं वहाँ पर ही ज़्यादा पॉपुलेशन आपको मिलेगी. तो रीज़न अब आपको अंडरस्टैंड. नेक्स्ट हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ रिच एंड फर्टाइल सॉइल मेक इट सुटेबल फॉर लिविंग एंड हुज पॉपुलेशन रिसाइड्स ऑन इट. तो रिच और फर्टाइल सॉइल कितनी इंपॉर्टेंट है, एक पॉपुलेशन वहीं पे ज़्यादा रहना पसंद करते हैं और वो उनके लिए सूटेबल भी होती है. मिनरल रिचनेस, जहाँ पर मिनरल्स फाउंड होते हैं, वाटर रिसोर्स हैं, ये सारे टोपोग्राफिकल कंडीशंस इंपॉर्टेंट है लैंड के लिए. लैंड यूजेस, अब हम लैंड को किन किन पैटर्न में उसे यूज़ करते हैं. लैंड यूटिलाइजेशन यानी लैंड का उपयोग किन किन चीज़ों में हम कर रहे हैं. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सबको पता, लैंड का यूज़ रहने के लिए करते हैं. अभी हम बार बार यहाँ पर देख रहे हैं फर्टाइल सॉइल है तो हम एग्रीकल्चर के लिए भी यूज़ करते हैं. तो लैंड जो है वो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है. एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री में यूज़ होता है, माइनिंग के लिए, हाउस बनाने के लिए, रोड्स के लिए, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए. फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंड यूज़, दो तरह से हमारे लैंड यूज़ के फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं. तो लैंड यूज़ के फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं. टू फैक्टर्स आर देयर, फिजिकल फैक्टर्स एंड ह्यूमन फैक्टर्स. फिजिकल फैक्टर्स में आ जाता है जो फिजिकल, जो कैसा लैंड कहाँ पर है, कैसी टोपोग्राफी है, कैसी सॉइल है, क्लाइमेट और वाटर की अवेलेबल, ये फिजिकल फैक्टर हो गया जो नेचर से रिलेटेड है. फिजिकल फैक्टर्स रिलेटेड टू नेचर. ह्यूमन फैक्टर्स इंक्लूड पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी. ह्यूमन पॉपुलेशन हमारी और टेक्नोलॉजी दोनों ही हमारे ह्यूमन फैक्टर्स में आ जाती है, क्योंकि जहाँ पर अच्छी डेंस पॉपुलेशन होगी वहाँ इंडस्ट्री सेटअप होंगी, लेबर अवेलेबल होगा, इस तरीके से. तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप अब हम लैंड को क्लासीफाई कर सकते हैं. जैसे अभी हमने लैंड यूज़ किया, अब हम करेंगे लैंड को डिवाइड करना, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड यूज़ अकॉर्डिंग टू ओनरशिप. ओनरशिप मीन्स किसका लैंड है, ये उसके कौन उसका मालिक है लैंड का, दैट इज़. तो लैंड को हमने 2 में डिवाइड कर दिया, प्राइवेट एंड कम्युनिटी. प्राइवेट यानी कि पर्सनल, जिसका खुद का है. कम्युनिटी जो पूरी एंड ग्रुप ऑफ पीपल का है.
तो प्राइवेट जो लैंड होगा आप पर्सनल यूज़ का तो आप अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए, ठीक है। और जो कम्युनिटी पर्पस जो होगा वो पूरी कम्युनिटी के लिए होता है, जैसे कि विलेज पॉन्ड है या विलेज वेल है, उसे सब कम्युनिटी अपने वो वाटर के लिए या कुछ जो भी अपनी पर्सनल नीड्स के लिए सब उसे यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जांपल क्या आएगा प्राइवेट में, एग्जांपल आप दे सकते हैं हाउस, और कम्युनिटी के एग्जांपल्स में हम दे सकते हैं जैसे कि सिंपल सा इसमें दे रखा है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, जैसे पब्लिक पार्क हो गया सिटीज़ में, ऐसे ही विलेजेस के अंदर जो कलेक्शन ऑफ फोडर फ्रूट्स एंड नट्स मेडिसिनल हर्ब्स, कम्युनिटी लैंड, ठीक है। तो इसका एग्जांपल कम्युनिटी लैंड। द डिमांड फॉर लैंड बाय द पीपल इज़ ग्रोविंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने की वजह से लैंड की भी डिमांड बढ़ती जा रही है, लोगों को ज़्यादा लैंड चाहिए, पर लैंड तो लिमिटेड है ना, क्योंकि लैंड नेचुरल रिसोर्स है, तो लैंड को ना तो हम इंक्रीज़ कर सकते हैं ना डिक्रीज़ कर सकते हैं, तो ये लैंड तो लिमिटेड है। तो इसीलिए हमें लैंड का जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से करना है, क्योंकि आजकल जो है लैंड पैटर्न जो है ना, लैंड यूज़ पैटर्न जो है वो चेंज होता जा रहा है। पहले सिर्फ लैंड को लोग रहने के लिए और एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते थे, लेकिन आज आप देख रहे हैं लैंड किस किस में यूज़ हो रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में फ्लैट्स जहाँ बन रहे हैं, उसके बाद में इंडस्ट्रीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू इन्वायरमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। तो लैंड यूज़ में हम बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जिससे कि लैंड ख़राब हो रहा है। लैंड डिग्रेडेशन मीन्स लैंड की जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। नाउ वी हैव टू चेक आवर लैंड। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, कि ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ना, लैंड ख़राब हो रहा है, लैंड की क्वालिटी ख़राब हो रही है, तो हमें इसको लैंड को क्या करना चाहिए, कंजर्व भी करना चाहिए। तो हमें अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे पहले तो फॉरेस्ट पे हमें डिफॉरेस्टेशन पे स्टॉप करना होगा। वी हैव टू स्टॉप द डिफॉरेस्टेशन, ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर ग्रोइंग डिमांड हैज़ टू ए लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड एरेबल लैंड। एरेबल लैंड मीन्स जहाँ पर हम कल्टीवेशन करते हैं, जहाँ पर उसे हम एरेबल लैंड कहते हैं, ठीक है। तो वो डिफॉरेस्टेशन दो तरीके से हो रहा है, एक तो हमें ज़्यादा लैंड चाहिए, लैंड को चाहिए, अब लैंड को हम कह रहे हैं ना लैंड लिमिटेड है, तो जो फॉरेस्टेड एरियाज़ हैं उनको फॉरेस्ट को क्लीन करके हम लैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि उसमें रह सके और एग्रीकल्चर कर सके, उसको एरेबल बना सके। तो इस वजह से हमारे जो नेचुरल रिसोर्स है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो डिग्रेडेशन को हमें चेक करना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन पे कंट्रोल करना चाहिए। उसके अब डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल करने के लिए और भी और मेथड्स हैं हमें। सबसे पहले तो एफॉरेस्टेशन करना चाहिए। एफॉरेस्टेशन यू ऑल नो, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज इज़ कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग करनी चाहिए ट्रीज़ की। लैंड रिक्लेमेशन, लैंड की क्वालिटी को दोबारा से मेंटेन करना चाहिए। रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, इनका यूज़ कम करना चाहिए, रेगुलेट करें, ज़्यादा ना करें हमें, ठीक है। फर्टिलाइज़र, चेक ऑन ओवर ग्रेजिंग पे भी चेक करना चाहिए, क्योंकि ओवर ग्रेजिंग की वजह से भी लैंड की क्वालिटी डिक्रीज़ होती है। सॉइल इरोजन, क्योंकि जैसे जैसे डिफॉरेस्टेशन होता है सॉइल इरोजन होता है। व्हाट इज सॉइल इरोजन? व्हेन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल रिमूव बाय द नेचुरल एजेंट्स लाइक वाटर, विंड इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। तो वो सॉइल इरोजन को हम स्टॉप किससे कर सकते हैं? उस पर भी हम एफॉरेस्टेशन करेंगे तो सॉइल इरोजन भी स्टॉप हो सकता है। तो बाय मेकिंग रूल्स रिलेटेड टू सॉइल, लैंड कंजर्वेशन बाय मेकिंग द फार्मर एजुकेटेड। तो फार्मर्स को भी हमें एजुकेट करना चाहिए प्रॉब्लम्स के बारे में कि भाई लैंड कैसे ख़राब हो रहा है, तो और वो सॉइल इरोजन के बारे में भी उन्हें बता सकते हैं, तो वो और ज़्यादा उसे क्या करें, उनके बारे में नेगेटिव आस्पेक्ट के बारे में जानेंगे और वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके पॉजिटिव आस्पेक्ट पे काम करेंगे। और गवर्नमेंट भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है सॉइल और लैंड को कंजर्व करने में।